सोचिए जरा, अगर पत्थर बोल पाते, अपनी कहानियां सुनाते, तो कैसा होता। चलिए आज हम चलते हैं 2000 साल पीछे, उस दौर में जब हिंदुस्तान के कारीगरों ने पहली बार पत्थर को जुबान दी और इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। तो आइए पत्थर में लिखी इन कहानियों की दुनिया में उतरते हैं और मौर्यों के बाद की भारतीय कला को समझते हैं। हम उस कलात्मक क्रांति को देखेंगे जो 2000 साल पहले शुरू हुई थी और जिसकी गूंज पूरे एशिया में सुनाई दी। तो इस सफर में हम कहाँ जाएंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि पत्थर में एक नई युग की शुरुआत कैसे हुई। फिर हम चलेंगे सांची के शानदार स्तूप की तरफ। उसके बाद वो क्रांतिकारी पल जब बुद्ध को पहली बार इंसानी रूप मिला। और हाँ, दो बिल्कुल अलग आर्ट स्टाइल्स की टक्कर को भी समझेंगे और देखेंगे कि ये कला पूरे भारत में कैसे फैली। तो मौर्य साम्राज्य के बाद हिंदुस्तान में आर्ट का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हुआ। ये कह सकते हैं वो दौर था जब पहली बार पत्थर पर कहानियां कहने की कोशिश हुई। और बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। हर महान कला के पीछे ना किसी का हाथ जरूर होता है। कोई संरक्षक, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में शुंग आए जिन्होंने भरहूत जैसी शुरुआती कला को बढ़ावा दिया। फिर आए सातवाहन जिन्होंने सांची को इतना शानदार बनाया। और बाद में कुषाणों के टाइम तो गांधार और मथुरा आर्ट के बड़े बड़े सेंटर्स बन गए। ये सिर्फ राजा नहीं थे, ये इस पूरे आर्ट रेवोल्यूशन के पीछे की ताकत थे। हमारी कहानी शुरू होती है भरहूत से। यहाँ की आर्ट को ना ऐसे समझिए जैसे किसी ने गीली मिट्टी पर कोई डिजाइन बना दिया हो। जो आकृतियां हैं वो पत्थर से बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकली हैं। इसी को कहते हैं लो रिलीफ। देखने में थोड़ा फ्लैट लगता है, पर सच तो ये है, कहानी कहने की शुरुआत यहीं से हुई थी। तो सवाल यह है कि उस वक्त के आर्टिस्ट अपनी कहानियां कहते कैसे थे? बहुत ही सीधे साधे तरीके से। ये देखिए, महारानी माया का सपना, ये बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। एक हाथी स्वर्ग से उतर के उनके गर्भ में जा रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कहानी बिल्कुल साफ है। और उनका स्टोरी टेलिंग का तरीका तो और भी कमाल का था, बिल्कुल आज की कॉमिक स्ट्रिप जैसा। सोचिए, एक ही पत्थर के फ्रेम में कहानी के कई अलग अलग हिस्से एक साथ दिखा दिए जाते थे। ये रुरु जातक की कहानी इस तकनीक का एक परफेक्ट उदाहरण है। एक ही फ्रेम में देखिए, बाईं तरफ बोधिसत्व जो एक हिरण के रूप में है, एक डूबते हुए आदमी को बचा रहे हैं। और फिर दाईं ओर देखिए, वही आदमी जो एहसान फरामोश निकला, राजा को उसी हिरण का शिकार करने के लिए उकसा रहा है। पूरी कहानी, हीरो, विलन, धोखा, सब कुछ एक ही झलक में। भरहूत के बाद आर्ट में एक जबरदस्त छलांग आती है। चलिए अब सांची चलते हैं, जहां पत्थर की ये कहानियां सचमुच जिंदा हो उठती हैं। तो सांची में ऐसा क्या बदला? जवाब है सब कुछ। जहां भरहूत की आकृतियां पत्थर से चिपकी हुई थीं, सांची में वो पत्थर से जैसे बाहर ही आ गई हैं। इसे कहते हैं हाई रिलीफ। यहाँ की मूर्तियां सांस लेती हैं, चलती फिरती महसूस होती हैं। उनके आसपास की दुनिया में एक गहराई है, एक जान है। ये फर्क ना जमीन आसमान का है। बाईं ओर देखिए भरहूत की शांत फ्लैट दुनिया, और दाईं ओर सांची की एनर्जी। ऐसा लगता है जैसे वो हाथी अभी अभी तोरण से निकलकर हम पर आ जाएगा। ये सिर्फ एक सुधार नहीं था, ये आर्ट में एक क्रांति थी। अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर, एक ऐसा मोमेंट जिसने भारतीय कला की दिशा ही बदल दी। वो पल जब कलाकारों ने पहली बार बुद्ध को एक इंसान का रूप देने का फैसला किया। लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं है? सदियों तक बौद्ध कला में बुद्ध का चेहरा था ही नहीं, कोई मूर्ति नहीं थी। तो फिर सवाल उठता है, उनकी मौजूदगी को कलाकार दिखाते कैसे थे? तो उन्होंने प्रतीकों की एक बहुत खूबसूरत जबान बनाई। शायद बुद्ध के लिए इतना गहरा सम्मान था कि उन्हें इंसानी रूप में बांधना ठीक नहीं समझा गया। इसलिए उनकी मौजूदगी को एक खाली सिंहासन से दिखाया गया, उनके ज्ञान को बोधि वृक्ष से और उनकी शिक्षाओं को धर्मचक्र से। हर प्रतीक एक कहानी कहता था। लेकिन फिर पहली शताब्दी ईस्वी के आसपास एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव आया। पहली बार कलाकारों ने बुद्ध को एक मानवीय चेहरा दिया। ये भारतीय कला के इतिहास का वो मोड़ था जिसने आने वाली सदियों की कला के लिए रास्ता तय कर दिया। बुद्ध की पहली छवियां बनाने का श्रेय दो बड़े कला केंद्रों को जाता है, गांधार और मथुरा। और दोनों का स्टाइल एकदम अलग, एकदम अनूठा था। यहाँ ना दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं मिल रही थीं। एक तरफ था गांधार, जहां यूनानी रोमन प्रभाव साफ साफ दिखता है। यहाँ बुद्ध एक ग्रीक फिलोसफर जैसे लगते हैं, लहरदार बाल, भारी कपड़े।
और दूसरी तरफ है मथुरा, जिसकी जड़ें पूरी तरह से भारतीय हैं। यहाँ बुद्ध एक शक्तिशाली योगी की तरह हैं, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, ऊर्जा से भरे हुए और शरीर पर बिल्कुल महीन पारदर्शी वस्त्र। बस इन दो तस्वीरों को देखिए। बाईं ओर गंधार की कला, शांत चेहरा, भारी वस्त्र, जैसे कोई यूनानी देवता हो। और फिर दाईं ओर देखिए मथुरा के बुद्ध, खुला आत्मविश्वासी शरीर, चेहरे पर एक मुस्कान। ये भाव पूरी तरह से भारतीय है। दो अलग दुनियाएं एक ही दिव्यता को रूप दे रही थीं। लेकिन ये कलात्मक क्रांति सिर्फ उत्तर भारत तक ही सीमित नहीं थी। चलिए अब दक्षिण की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहां क्या हो रहा था। दक्षिण भारत में अमरावती की कला तो जैसे नृत्य कर रही है। यहाँ की मूर्तियां लंबी, पतली और हमेशा एक गति में दिखती हैं। अक्सर ये त्रिभंग मुद्रा में होती हैं, जिसका मतलब है शरीर 3 जगह से आराम से मुड़ा हुआ है, गर्दन, कमर और घुटने। इससे एक एस आकार की लहर बनती है जो मूर्तियों को बेहद सुंदर और जिंदा दिल बना देती है। तो आइए इस पूरे सफर को एक बार फिर से दोहराएं। शुरुआत हुई भरहूत की सरल सपाट कहानियों से। फिर हम पहुंचे सांची, जहां नक्काशी में गहराई और स्वाभाविकता आई। इसके बाद आया वो क्रांतिकारी दौर जब गांधार और मथुरा में बुद्ध को मानव रूप दिया गया। और आखिर में अमरावती जैसी जगहों पर यह कला पूरे हिंदुस्तान में अपने अपने अनूठे अंदाज में फली फूली। तो इस सब का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब यह है कि उन गुमनाम कलाकारों ने पत्थर को जुबान दी। उन्होंने एक ऐसी दृश्य भाषा बनाई जिसकी गूंज सदियों तक सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरे एशिया में सुनाई दी। उन प्राचीन कलाकारों ने पत्थर में ऐसी कहानियां गढ़ दी जो हजारों साल बाद भी हमसे बात करती हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है ना, कि आज हम जो स्मारक बना रहे हैं वो 2000 साल बाद आने वाली पीढ़ियों को हमारी कौन सी कहानियां सुनाएंगे।